आगे मत आना, रोक दो, थामो जाना। कुछ मिला? आराम से रखो। जरूरत, महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की चाह में इंसान अपने जन्म स्थल को छोड़कर कहीं प्रवासी बनने पर मजबूर होता है। लेकिन इस समाज में अकेले जीना ना तो व्यवहारिक है और ना ही सामाजिक तौर पर संभव। ऐसी सूरत में दूर देश में बसा इंसान अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती और फिर कुछ मुंह बोले रिश्ते बना लेता है, और कई बार ये जुबानी रिश्ते रूहानी भी हो जाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पड़ोसियों ने अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाया, लेकिन ऐसे हादसे भी कम नहीं हैं जहां इन मुंह बोले रिश्तों ने विश्वासघात किया, जुर्म को पनाह दी और अपराध को वास्तविक बना दिया। हमारा आज का ये एपिसोड ऐसी ही एक सामाजिक पहेली है। छोड़ो मुझे। आपको कब पता चला कि आपके पति और बेटी लापता है? सर, रिया सुबह जिम के लिए निकली थी पर घर वापस नहीं आई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर वो जिम से ही कॉलेज चली जाया करती थी। पर जब शाम तक नहीं आई तो मैंने उसे फोन किया, फोन स्विच ऑफ है। मैंने मेरे हस्बैंड को भी फोन किया, उनका भी फोन बंद था और अब तक बंद है उनका फोन। आपने उनके दोस्तों से या आपके रिश्तेदारों से बात की? हो सकता है दोनों वहीं कहीं हो। हाँ सर, सब जगह पता किया। रिया को तो सुबह से किसी ने नहीं देखा। मैंने मेरे हस्बैंड के ऑफिस फोन किया, तब पता चला कि वो घर के लिए निकल चुके हैं पर घर नहीं पहुंचे। आप उन दोनों की फोटो लाई है? हाँ सर, ये आपका किसी पे शक या किसी से दुश्मनी, झगड़ा? सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं, पर हाँ, मेरे हस्बैंड ने बिजनेस के लिए 75 लाख रुपए कर्जा लिया था और वो उसे चुका नहीं पाए थे क्योंकि वो बिजनेस ही फेल हो गया। किससे लिए थे पैसे? रईस शेख नाम के आदमी से, और वो उन्हें धमकी भी दिया करता था कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो फैमिली को कुछ कर देगा। इस रईस शेख का नंबर तो होगा आपके पास या एड्रेस? नंबर तो मेरे पास नहीं है, हाँ ऑफिस का एड्रेस है। इनसे ये एड्रेस नोट कर लेना और उनकी बेटी और पति का नंबर भी ले लेना। थैंक यू सर। सर, ये नीलेश, रिया और नंदिनी के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसके मुताबिक जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त नीलेश का लास्ट लोकेशन उसका ऑफिस का दिखाई दे रहा है और रिया का घर से कुछ ही दूर एमजी चौक का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रिया गायब होने के कुछ ही देर बाद उसका फोन बंद हो गया। थोड़ा ये पॉसिबल है कि वो बाहर गई हो या किसी ने उसे अगवा किया हो। ये तुम्हारे ऑफिस का सर्च वारंट, पूरे ऑफिस की छानबीन करो। आप जरा बाहर जाइए, मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। प्लीज सिट सर। नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठवाया? सर, मैं नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठाऊंगा? उसकी बेटी को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तुमने तो उसकी पूरी फैमिली को गायब करने की धमकी दी थी। देखिए सर, हमारे बिजनेस में इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं और 2-4 हज़ार की बात नहीं है, पूरे 75 लाख की बात है और 75 लाख रुपए में मुझे अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है। अगर कुछ मिला ना ऑफिस में से सब उमा, ये देखिए। तुमने तो कहा नहीं उठवाया, तो ये रिकवरी एजेंट क्यों हायर किया था? सर, मैं रिकवरी एजेंट के थ्रू उसको उठवाने वाला था, लेकिन मैंने उसे उठवाया नहीं है। आप चाहे तो फोन करके रिकवरी एजेंट से पूछताछ कर सकते हैं। हेलो, क्या? ठीक है,
सर, नीलेश वापस आ गया। मुझे अपनी नहीं, हमारी बेटी की चिंता है। एक पूरा दिन 24 घंटे हो गए और उसकी कोई खबर नहीं। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नीलेश, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं है? नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। मैं किसी के सहारे नहीं बैठने वाला। फिलहाल तो आपको खड़ा रहने के लिए भी सहारे की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं आप कहाँ थे और आपकी ये हालत कैसे हुई? सर, वो कल मैं जब ऑफिस से निकला तो अचानक उन लोगों ने मुझे बहुत मारा सर। क्या वो लोग रईस शेख के आदमी थे? पता नहीं, हो सकता है सर, क्योंकि उसी ने मुझे धमकी दी थी। नीलेश, मेरा पैसा लौटा दे वरना ऐसी जगह भेजूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। मैं रईस का पैसा है, हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगा तेरे। पहचान सकते हो उन्हें? शक्लें तो देखी होगी ना? नहीं सर, उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। कुछ बताया उन्होंने कि तुम्हें क्यों उठाया, क्यों मारा? वो बोल कम मार ज्यादा रहे थे। हाँ, पर एक ही बात बोल रहे थे कि मैंने कहा ना, अपना घर बेच दे वरना अपने जान से जाएगा। मानिक शाह, नीलेश वो लोग मानिक शाह के लोग हैं क्या? ये मानिक शाह कौन है? सर, ये मानिक शाह हमारा पड़ोसी है। उसे पता था कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए उसने हमारा घर खरीदने का ऑफर रखा। वो कीमत बहुत कम लगा रहा था। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, कर्जा चुकाना था, इसलिए मैं तो मान गया, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद से उसने धमकी देना शुरू कर दिया। क्या हाल है मोटा भाई? बस अरे कब से कह रहा हूँ ये फ्लैट मेरे को दे दो, अभी मान जाओ ना, वरना मनाना पड़ेगा मुझे तुमको। और ये जो ऊपर वाला है ना, इसका जो हुक्म है वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? क्या किया तुमने नीलेश की बेटी रिया के साथ, और नीलेश को क्यों उठवाया? क्या मतलब मैं रिया को कुछ क्यों करूंगा और मैं नीलेश को क्यों उठाऊंगा सर? कल सुबह तुम कहाँ थे? कल सुबह मैं सिकंदर आहूजा के साथ था, आहूजा बिल्डर के मालिक। कल रात 8 बजे के आसपास तुम कहाँ थे? कल रात वो मैं कमाल है, सुबह कहाँ थे ये साफ साफ याद है, लेकिन कल रात 8 बजे कहाँ थे ये याद करने में इतना वक्त लग रहा है? सर, वो कल रात मैं अपने किसी पर्सनल काम में बिजी था। कौन सा पर्सनल काम? सॉरी सर, वो तो नहीं बता सकता। ठीक है, चलो हमारे साथ। हमारे धर्म कर्म देखोगे तो खुद के नहीं दूसरों के पर्सनल काम भी बताओगे। चलो सर 1 मिनट, मैं बताता हूँ सर। मैं कल रात सोनाली के साथ था। कौन सोनाली? मेरी दोस्त है सर, वो एक एक्ट्रेस है। कल मैं उसके साथ उसके शूट पे गया हुआ था, लेकिन मैं तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे आ गया था वापस। मानिक, वो मेरे घर में चोरी हो गई है, सब कुछ चोरी हो गया। मानिक, तुम मेरे साथ अभी चलो, अभी पुलिस के पास चलो। मानिक, सोनाली रो मत, ज्वेलरी मिल जाएगी। अरे ऊपर वाले का शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। आपको कब पता चला घर में चोरी हुई है? सर, मैं 2-3 दिन से तो नाइट शिफ्ट पे थी। जब आज घर पे आई तो देखा कि सब सामान फैला हुआ था और मेरी अलमारी खुली थी, मेरी सारी ज्वेलरी गायब। दादा मैडम, इनका स्टेटमेंट ले लो। अच्छा, 2 दिन जब आप शूट पे थी तो ये घर बंद था या कोई था घर में? नहीं सर, वो मेरी बेटी आर्या घर पे थी। मैं कभी नहीं जाती उस रूम में। क्यों? घिन आती है मुझे उस रूम से, बदबू आती है उस मानिक शाह की। तावड़े, रिया के दोस्तों की एक लिस्ट बनाओ और पूछताछ शुरू करो। हो सकता है उसके पास में हमें कुछ ऐसा मिले जिससे मदद हो। इसी एक ही प्रीमाइसेस में एक लड़की गायब हो जाती है। उसी शाम उसका बाप किडनैप हो जाता है और उसके घर के पास से ही घर में गहने चोरी हो जाते हैं।
ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर आपको क्या लगता है ये तीनों क्राइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शायद, क्योंकि नीलेश पे कर्जा था। रईस पैसों के लिए उसके जान के पीछे पड़ा था और लगभग उतने ही पैसों की चोरी हुई है जितना नीलेश पे कर्जा था। चोरी या तो नीलेश कर सकता है या माणिक। सर नीलेश के पास तो क्राइम करने का मोटिव है, लेकिन माणिक अपने गर्लफ्रेंड के घर में क्यों चोरी करेगा? नीलेश को फंसाने के लिए। आर्या भी चोरी कर सकती है अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए। सोनाली के घर के आसपास के सारे चाबी वालों से पूछताछ करो, कहीं आए दिन किसी ने सोनाली के घर के डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बनवाई, है ना? तावड़े, इन तीनों के घर की तलाशी लो। अगर इन तीनों में से किसी ने चोरी की है तो गहने उन्हीं के घर में मिलने चाहिए। उधर कुछ मिला? नहीं सर। बालकनी में देखो। सर। हाँ। सर ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी बेटी गुम हो गई है, मैंने इतनी मार खाई है कि मैं ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हमें आपकी मदद की जरूरत है, उल्टा आप हमारे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। सर सर ये देखिए ड्रग्स यहाँ टीवी के नीचे मिला। तावड़े, रिया के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक करो। उसके बेडरूम में ड्रग्स मिलने का मतलब यह है कि एक तो वो ड्रग्स लेती है या बेचती है। इन दोनों सूरत में उसके मोबाइल में ड्रग सप्लायर या पैडलर का नंबर मिलना चाहिए। देख लो ज़्यादातर किस नंबर पे वो बात करती थी। और हाँ, वो सोनाली की बेटी आर्या के बारे में कुछ पूछताछ की तुमने? जी सर, बिल्कुल काम से काम रखने वाली लड़की है। सोसाइटी में, स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं है, बस अपनी ही धुन में रहती है। और सर हमने सोनाली के घर पर भी पूछताछ की तो वहाँ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि चोरी आर्या ने ही की है। हम रिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि ड्रग इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ये चोरी तो मामूली चीज़ है। हो सकता है कि रिया ने ही ज्वेलरी चोरी की हो और वो गायब हो गई। खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। देखो प्लीज, मुझे 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 कुछ खाना नहीं चाहिए। मुझे मुझे थोड़ी सी ड्रग दे दो प्लीज दे दो। देखो मेरी हालत देखो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज थोड़ी सी दे दो, मैं भीख मांग रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा दे दो। सुनो 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 सुनो, देखो तुम एक पूरी दे दो। एक नहीं तो अच्छा एक दो दे दो, प्लीज दे दो प्लीज। तुम्हें पैसा चाहिए? नहीं, तुम्हें ना जो करना है वो कर लो। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। रिया क्या कर रही हो? बंद करो बदतमीजी। आप मम्मा, मुझे जल्दी ठीक नहीं होना, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ती हूँ तभी तो आप मेरे साथ रहते हो, नहीं तो मैं अकेली। मम्मा प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मैं ना खुद ठीक हो जाऊंगी, प्लीज़ मम्मा। अरे नंदिनी, तुम ऑफिस नहीं गई? नीलेश, रिया की तबीयत नहीं ठीक है। अब तुम बहाने मत बनाओ, रिया को सिर्फ बुखार है। तुम ऑफिस नहीं गई तो सैलरी कटेगी, पता है ना तुम्हें? पर नीलेश, तुम जाओ, टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा इसको। मजा आया ना तुम्हें? हाँ, अपने ऑफिस के लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाकर। Shut up, नीलेश। I don't want to talk to you. मैं नहीं ले गई थी, तुम गए थे मेरे साथ। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। रिया? Oh yes, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे बेटा। I'm sorry.
नंदिनी, नंदिनी प्लीज खाना खा लो, प्लीज। नंदिनी क्या प्रॉब्लम है? तुम खाना खाने से क्यों मना कर रही हो? प्रॉब्लम तुम हो, मेरी और मेरी बेटी की इस हालत के। नीलेश, ना तुम कभी अच्छे बाप बन सके, ना ही तुमने मुझे कभी अच्छी माँ बनने दिया। कभी जाकर उसको पूछा उसे कोई तकलीफ है या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम क्यों कर रही हूँ? मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितनी कि तुम हो। तुम्हें पता है उसकी तकलीफ मैं और तुम है नीलेश। शायद इसीलिए उसने इस ड्रग्स का सहारा लिया। ड्रग्स। नंदिनी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है और मैं सच में इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज रो मत, प्लीज मत, प्लीज मत। हमारी रिया वापस आ जाएगी। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ आप। सर, रिया के दो खास दोस्तों का पता चला है, अश्विन और सोहम, जो सेम बिल्डिंग में रहते भी हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते भी हैं। काफी गहरी दोस्ती है इन तीनों में। कौन है सोहम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे किसी का बेटी गायब हो जाएगा तो आप हमारा बच्चा लोग पे शक करके उनसे उल्टा सीधा सवाल जवाब पूछेंगे, सब नहीं चलेगा। जानते नहीं आप किससे पंगा ले रहे हैं। रातों रात आपका ट्रांसफर करवा देंगे, और वो भी ऐसे जगह पर जहां इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिलेंगे आपको पूछताछ करने के लिए। लेके आओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, बेटा इंस्पेक्टर साहब ठीक नहीं कर रहे हैं। बेटा चिंता मत करो, हम हैं। अच्छा ये बताओ, रिया ड्रग्स लेती है? हाँ सर। क्या तुम दोनों भी ड्रग एडिक्ट हो? नहीं नहीं सर, हम कोई ड्रग्स नहीं लेते। तुम्हारी जबान झूठ बोल सकती है लेकिन ब्लड रिपोर्ट नहीं। तावड़े, टेस्ट करवाओ दोनों का। ओके सर, चलो। सर पर सर दोनों सच बोल रहे हैं, रिपोर्ट एकदम क्लियर है, दोनों ड्रग्स नहीं लेते हैं। तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। मतलब नो ट्रिप, नो आउटिंग, समझे? जी सर। जाओ। थैंक यू सर। चल। सर, रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, ड्रग सप्लायर असलम का है। हेलो, ठीक है। क्या हुआ? तावड़े, ऊपर पानी की टंकी चेक करो। आगे मत आना, रोक दो, थामो जाना। कुछ मिला? आराम से लेटाओ, आराम से रखो। नीट सावकाश, पाय बाहर गया। रुक जाइए आप, रुक जाइए। एक मिनट, कौन है? पीछे लो, संभालो जरा। जिस रिया और उसकी नशे की लत को आधार बनाकर पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, वही रिया अपनी ही बिल्डिंग की पानी की टंकी में मृत पाई गई। पर रिया के कत्ल ने एक बात तो साफ कर दी थी कि वो अकेली नहीं थी,
बल्कि उसके साथ कोई और भी था। यह संभव है कि चोरी के गहनों की वजह से ही उसका कत्ल हुआ हो और कातिल कोई ड्रग सप्लायर या उसका कोई जानकार ही हो। रिया के कॉल रिकॉर्ड से मिला एक नंबर असलम नाम के ड्रग सप्लायर का था जिससे रिया ड्रग्स लेती थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात को सही दिशा देने की एक नई शुरुआत की। सर ये रही रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके मुताबिक रिया की मौत 6 तारीख को रात को 11 से 1 बजे के बीच में दम घुटने की वजह से हुई और रिया के मरने के बाद उसके सर पर किसी सख्त चीज से चोट हुई है। इसका मतलब कत्ल के बाद लाश पे चोट आई है। हो सकता है तावड़े के 12 बजे टंकी में पानी कम होगा। कातिल ने लाश को छुपाने के लिए उसे सर के बल फेंका होगा। लाश के सर पे चोट आई होगी और पानी में खून बहा होगा। एक काम करो तावड़े, असलम को उठाओ। ठीक है सर। बोल बोल। सब मैं काय के लिए मारेंगे उसको साहब? वो मर गई मतलब मेरा 3 लाख का नुकसान हो गया ना। ये 3 लाख रुपए मेरे को ही देना पड़ेगा। ऊपर कौन सा मेरा बाप लोग है साहब, वो तो कैसे सुनेगा कि वो मर गए मतलब 3 लाख रुपए छोड़ दिया। रिया के मरने के बाद मेरा मरने के चांस तो पक्का है। चल जा, दोबारा बोले तो आना, ढूंढना ना पड़े, समझे? हाँ साहब। तावड़े, रिया ने असलम को 3 लाख रुपया उधार चुकाने का प्रॉमिस किया था 1 हफ्ते में। इतनी बड़ी रकम वो लाती कहाँ से? चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है। ऊपर वाले के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन क्या आप जानते थे आपके बेटी को एक ड्रग डीलर को, असलम को 3 लाख रुपए देने थे? क्या तुम जानती थी? हम अपनी बच्ची को जान ही कहाँ पाए नीलेश, टाइम ही कहाँ दिया उसे। बस अपनी अपनी उलझनों में उलझे रहे हम लोग। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? आज 4 पैसे कमाने लगी हो तो सुना रही हो। वो दिन भूल गई जब मैं दिन रात मेहनत करता था, काम करता था और तुम घर में बैठी। एहसान कर रहे थे मुझ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तुम्हारी, पत्नी हूँ तुम्हारी। अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुमसे तो बात करना बेकार है। क्या है? चलो अंदर जाके बैठो तुम। नीलेश देखो, इस तरह ऊंची आवाज में बात मत क्या करो मुझसे। तुम चुप। सुना नहीं तुमने क्या बोला उसने? जाओ अंदर। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? जाओ। आप लोगों का झगड़ा देखने खड़ी नहीं हुई हूँ मैं। रिपोर्ट कार्ड पे साइन चाहिए थे। उस दिन उसने वो दरवाजा बंद करके खुद को हमारी दुनिया से अलग कर लिया और आज वो दरवाजा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो गया। हम मर भी जाए तो भी हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। बहुत बड़ा दिल था मेरी बच्ची का, सब कुछ अकेले सहती रही। हमें माँ बाप होने का हक ही नहीं है। नहीं है हक हमें माँ बाप होने का। अब जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नीलेश, 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 दरवाजा हो। नीलेश, दारू बुढ़ा। नीलेश। अरे क्या हुआ? टिको नहीं मार मैंने नहीं मारा तेरी बेटी को। सर बचा लीजिए सर। सर ये पागल हो गया, मुझे मार डालेगा। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर इसी ने मेरी बच्ची को मार डाला एक फ्लैट के लिए। मुझे इससे परसों रात को इसने मुझे क्या धमकी दी थी? क्या मोटा भाई, कब तक ऐसे पागलों की तरह भटकोगे? ऊपर वाले की कसम, तुम्हें इस तरह देख के बहुत मन दुखता। अभी रहने दो ना, हमें घर नहीं बेचना है। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे अपना फ्लैट बेच दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी देता हूँ। ऊपर वाले की कसम, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अब बोलो कब भाभी से साइन करा के देते हो?
ऐसा नहीं करना मोटा भाई, बेटी जिंदा चाहिए ना तुमको, तो ऐसा नहीं करना, वरना उसको जिंदा से मुर्दा बनाने में ना मुझे टाइम नहीं लगेगा। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था सर, मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा तो ये मेरी बच्ची को मार देगा, और इसी ने मेरी बच्ची को मारा है सर। मैं इसको मार डालूंगा, एक फ्लैट के लिए इसने मेरी बच्ची को मारा है, मैं इसको मार दूंगा सर। मुझे अगर फांसी भी चढ़ना पड़ेगा तो मैं मार डालूंगा इसको। सर मैं झूठी धमकी दिया था। जब मेरे को पता चला कि रिया गायब है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का मैं फ़ायदा उठाए, लेकिन सर ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है कि मेरे को नहीं पता रिया को किसने गायब किया और किसने मारा। मैंने तो बस एक तुक्का मारा था ताकि रिया के वापस आने तक वो मेरे को अपना फ्लैट बेच दे बस। तुझे पता नहीं तेरा ये तुक्का तुझे कहां पहुंचा सकता है, तेरा ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचाएगा, समझे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने रिया को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ सर। माणिक के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 5 तारीख को, यानी जिस दिन रिया और नीलेश किडनैप हुए थे, उसी दिन दोपहर को 12 बजे ये ऑफिस से बाहर निकल गया था, और वॉचमैन ने भी सोनाली के बिल्डिंग में इसे जाते हुए देखा है। सर ये बात सच है कि मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं सीधा सोनाली के यहाँ गया था सर। लेकिन सोनाली ने तो अपने स्टेटमेंट में कहा कि उस दिन वो शूटिंग कर रही थी, तो तुम सोनाली के घर पे क्या कर रहे थे? सुन, ऊपर वाले की कसम खा खा के एक पे एक झूठ बोल रहा है तू। रिगमे सर, डंडे की कसम खा के सच उगलवाओ इससे, रिमांड पे लो उसे। सर प्लीज, मैं ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है सर, इस बार मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा सर। सर मैं सोनाली के यहाँ गया था, लेकिन मैं सोनाली को मिलने नहीं, आर्या को मिलने गया था सर। मानिक सच बोल रहा है, उस दिन मुझसे मिलने वो आया था। क्या हुआ, शौक लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मेरा और उसका रिलेशन है, तुम्हारे जितना खास दोस्त वो मेरा भी है। ये सब तूने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया है मैंने, ये सब कुछ हम दोनों ने फ्री में किया है। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कैसी है इसमें शर्म? तो मुझे तब आई थी जब मुझे ये पता लगा था कि मेरी माँ ज्वेलरी और पैसों के लिए किसी के भी साथ जा सकती है। माँ बनने का फर्ज तो तुमने निभाया ही नहीं है कभी, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा खास दोस्त छीना। अब समझ आया किसे शर्म है? आवड़े, जिन लोगों से अभी पूछताछ की उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता करवाओ, और ये देखना कि अश्विन और सोहम की छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो जाए। उनके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस ले लो, और देखना कंप्यूटर में ये लोग क्या करते हैं, कहीं डिजिटल होने का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, या हिंदी फिल्म देख के कोई प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे। हेलो, हाँ उन्हें बेटा, हाँ अभी पहुँच रहे हैं। हाँ चलो, कौन है आप दोनों? रिया के बारे में क्या जानते हो? सर वो रिया का किडनैप हमने ही किया था। सर हमने सिर्फ उसे किडनैप किया था, उसे मारा नहीं है। हाँ सर, आज सुबह हमने रिया के मारने की खबर अखबार में पढ़ी, तो हमें लगा कि एक न एक दिन तो आप लोग हमारे पास पहुंच ही जाएंगे, इसलिए हम लोग खुद ही आ गए सर। सचमुच आपने रिया को किडनैप किया था? जी सर। या ऐसे किडनैपर पहली बार देख रहे हैं? सर हम किडनैपर्स नहीं हैं। अब मेरा मतलब है कि हम पेशेवर किडनैपर्स नहीं हैं। वो तो हमें किसी ने ऐसा करने के लिए कहा और हम उसकी बातों में आ गए सर। किसने कहा? नंदिनी ये क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये सब मत करो तुम। माँ जी आप ही प्लीज इसे कुछ समझाइए। नंदिनी ये गलती मत करो। सालों पहले की गई गलती को सुधार रही हूं मैं नीलेश। तुम्हारी जिद, तुम्हारे तमाशों के सामने अगर घुटने ना टेकती तो शायद आज मेरी बच्ची जिंदा होती। मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना, अब तलाक चाहिए मुझे। नंदिनी मैंने कहा ना कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। प्लीज मान जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। एक आखिरी भरोसा? और तुम पर? नीलेश मुझे तो लगता है कि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसमें भी तुम्हारा हाथ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे चलो अंदर। मोरे भाऊ, देसाई तुम्ही? इन दोनों ने आपके बेटी को किडनैप किया था, जानती है? किसके कहने पर? किसके? वो कोई किडनैपिंग नहीं थी सर,
बस मेरी एक नादान सी कोशिश थी अपनी बच्ची की बुरी आदत छुड़ाने की। मुझे पता चल गया था कि रिया ड्रग्स लेती थी। रिया, मैंने उसकी ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए समझाना, धमकी, मारपीट सब कुछ करके देख लिया था सर, लेकिन रिया पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि अगर ड्रग एडिक्ट्स को कुछ दिनों के लिए ड्रग से दूर रखा जाए तो उनकी आदत छूट सकती है। हाँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जा सकता था, लेकिन बात फैलती, बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने इन 2 वर्कर्स को बड़ी मुश्किल से मनाया सर, बड़ी मुश्किल से। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कोई किडनैपर थोड़ी है। अरे किसने कहा ये किडनैपिंग है भाई? हम लोग भलाई का काम कर रहे हैं। मेरी बेटी को 2-4 दिनों के लिए ड्रग से दूर रखना है, उसकी ये बुरी आदत छुड़वानी है, बस प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया था, मतलब उसके रहने खाने का, सिक्योरिटी का, उसे कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मुझे लगा कि 6-7 दिन वो अगर ड्रग से दूर रही तो उसकी ड्रग की आदत छूट जाएगी। इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? सर, ये सच बोल रहा है। ये मोबाइल उस देसाई का है जिसने किडनैपिंग करवाई थी, और इस मोबाइल में इन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड है, ताकि अगर ये मुकर जाए तो वो लोग ना फंसे। मतलब तुमने अपने प्लानिंग के तहत मानिक को भी मारा? सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, रिया उन दोनों के पास से भाग गई थी। हम कैसे मान ले कि तुमने रिया को किडनैप किया लेकिन मारा नहीं? सर, वो मेरी बेटी थी सर, मैं क्यों उसे मारूंगा? तावड़े, इसका केस रजिस्टर करो। रिया को किसने मारा इसका पता हम लगाएंगे। इसका इंटेंशन अच्छा हो या बुरा हो, क्राइम इसने किया है। सर, तावड़े, कुछ पता चला मानिक के बयान में कितनी सच्चाई है? नहीं सर, हमने जो छानबीन की उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि मानिक ने ही रिया को किडनैप किया था या उसका मर्डर किया था। नीलेश, तुम्हें सिर्फ जमानत मिली है, हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर मत छोड़ना। जी। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? घर तो तुम्हारे बीवी के नाम है और उसने तो तलाक के लिए अर्जी दी है। तुम्हारे इस रिया के किडनैपिंग के प्लानिंग का दूसरा कोई अच्छा असर नहीं हो सकता। सारी गलती मेरी है सर, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके अलावा मेरा है ही कौन। और जब तक नंदिनी नहीं मानती तब तक मैं मेरी सास के घर रह लूँगा। मेरे घर से बस 4 बिल्डिंग दूर ही है। मतलब बीवी घर में नहीं रखेगी लेकिन सास रखेगी? सर, उस घर में कोई नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेके रखा हुआ घर है, उसकी चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। थैंक यू सर। तावड़े, इसे नहीं पता कि अनजाने में इसने हमें क्या बताया है। इसका और एक ठिकाना है जो आज तक हमें पता नहीं था। चलो हमारे साथ। क्या हुआ सर? तुम्हारे ससुराल का इन्वेस्टमेंट का फ्लैट देखना है, चलो। पूरे घर की तलाशी लो। सर, ये अंदर मिला है। सर, ये मिला। सर, कुछ पैसे भी मिले। चोरी के डर से ये सारी चीज़ें 10 जगह छुपाए रखी थी हैं। चलो अब तुम्हारे समझदारी का इनाम देते हैं। अब बिना लग लपेटे सच बोलो, वरना अगर हम लपेटने पे आ जाए तो जिंदगी भर खुद को खोल नहीं पाओगे तुम। बोलो अब। सर, वो मुझ पर 75 लाख का कर्जा था। एक तरफ रईस धमकी दे रहा था मुझे और दूसरी तरफ नंदिनी घर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन मैंने रिया को फ़ोन पर बात करते हुए सुना।
देख तू टेंशन मत ले। देख 5 तारीख को सोनाली आंटी घर पे नहीं रहेगी। हाँ मैं जाके सारे गहने साफ कर लूँगी। हाँ चल। बहुत हिम्मत पड़ गई तुम्हारी। हैं चाबी दो, चाबी दो। ड्रग्स तो लेती ही थी तुम, अब तुमने चोरी भी करना शुरू कर दिया। मैंने वो चाबी रिया को चोर बनने से बचाने के लिए उससे छीन ली थी, पर फिर मुझे लगा कि रईस से छुटकारा पाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। मैंने ज्वेलरी चोरी करने का प्लान बना दिया। इस प्लान के चलते मैंने पहले रिया को किडनैप करवाया, फिर मैंने सोचा कि उसे 5-6 दिन कहीं छिपा कर रखूंगा, उस दौरान चोरी कर लूंगा और फिर जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर उसे वापस ले आऊंगा। पापा छोड़ो मुझे, पापा बचाओ, पापा। रिया का किडनैप होते हुए मैंने देखा था। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर मैं सोनाली के बिल्डिंग गया और डुप्लीकेट चाबी से उसके घर का दरवाजा मैंने खोला। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। मैंने सोचा कि मामला ठंडा हो जाने के बाद मैं गहने बेच दूंगा, और उसी रात रईस के लोगों ने मुझे उठा लिया। फिर नंदिनी ने रिया की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। रईस का नाम लेने में खतरा था, इसलिए मैंने मानिक को फंसा दिया, और उसी रात फिर रिया भी वहाँ से छूटकर भाग गई। सर मैं उसे बचा सकता, उसके लिए कुछ कर सकता, उससे पहले उसका कत्ल हुआ। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ सर। जो कुछ मैंने किया मैंने अपने फैमिली के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किया। तू भी नहीं, हर क्रिमिनल यही कहता है कि वो निर्दोष है। सर अपनी एक बेवकूफ़ी और लालच की वजह से अपने बेटी की जान तक गंवाई है तुमने। जो कुछ न करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उनका अंत यही होता है। कलयुग में कोई किसी का साथी नहीं होगा, अपने ही एक हाथ को दूसरे का सहारा नहीं होगा। ये कहावतें आज सच साबित होती दिख रही हैं। क्या नीलेश अब भी झूठ बोल रहा था, या फिर किसी और ने ही अपनी दुश्मनी निकाली और मासूम रिया की जान ले ली? सर ये अश्विन और सोहम का कॉल रिकॉर्ड्स है और उनके कंप्यूटर से निकला हुआ आईपी एड्रेस है। अश्विन और सोहम के कॉल रिकॉर्ड्स और उनके कंप्यूटर से मिली जानकारी ने पुलिस के सामने इस केस को खोल कर रख दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों ऑनलाइन सट्टे में इन्वॉल्व हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। नहीं सर, हमने रिया का खून नहीं किया है, बल्कि हमने भी रिया की बॉडी तभी देखी जब आप लोग ने टंकी से बाहर निकाली। ये क्या है? तुम्हें लगा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है इसलिए कोई सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग जब रिया के साथ थे तो 2 लड़कियां अपना सेल्फी निकाल रही थी और उसके बैकग्राउंड में तुम लोग साफ दिखाई दे रहे हो। और ये सेल्फी 6 तारीख को रात को 11 बजे निकाली गई है। उन लड़कियों ने रिया के मर्डर की खबर पढ़ी और फोटो देखी और जागरूक नागरिक का फर्ज अदा किया। पुलिस स्टेशन आई और फोटो दी। सुन, पुलिस की मार अच्छी चीज नहीं है, इसलिए जल्दी सच बोलो। बोलो। सर हम लोग 5 तारीख को सोनाली आंटी के यहाँ चोरी करने वाले थे सर। सर चोरी भी हुई सर, लेकिन हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला सर, क्योंकि रिया गायब हो गई थी सर। क्या यार, रिया ने बेवकूफ़ बना दिया। चाबी हमने बनवाई और गहने लेकर वो भाग गई। सर वो वापस आई सर, वो घर जाती उससे पहले ही हमने उसे लिफ्ट के पास पकड़ लिया था सर। गहने का सब बेच गई। यहाँ बात करना ठीक नहीं है, एक काम करते हैं टेरेस पर जाते हैं, ऊपर बात करेंगे। चल सर फिर हम उसे टेरेस पर लेके गए सर। सर हम तो उसे टेरेस पर सिर्फ बात करने के लिए लेकर गए थे। सोहम देख, सोहम तो समझ नहीं रहा। मेरे पापा ने मेरा किडनैप करवाया था, इतनी मुश्किल से देख हमें तेरी ये झूठी दर्द भरी कहानी नहीं सुननी है, समझी ना रिया? तू हमें हमारा हिस्सा दे दे। और देख जैसा तू समझ रही है ना कि हम दोनों बेवकूफ है, वैसे हम है नहीं। देख तुझे मानना है मान, भाड़ में जा। नशे और जुए की लत ने तुम दोनों को क्रिमिनल बनाया है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आमतौर पर यह आज के आम आदमी का जीवन मंत्र होता है, जबकि हमें अपनी आंखों से गलत देखना चाहिए, अपने कानों से गलत सुनना चाहिए, ताकि हम उस गलत के असर को समझ पाएं। जिसके साथ गलत हुआ है उसके दर्द को अपने दिल में महसूस कर पाएं, ताकि अपने साथ हुए गलत की लड़ाई में वो इंसान या कोई भी इंसान अकेला न रह जाए।
जा मेरा पिल्लू। क्या हुआ? आई हाथ जल रहा, काम पे नहीं जा सकती। अरे देवा कच्ची मुर्गी तेली से मेरे दिन की पगार गई पानी में। तंगी में ऐसे कैसे चलेगा? हाँ बोल, चल संभाल इसको। काम पे ना जाने के बहाने इसके रोज रोज के, हाँ कैसे चलेगा बोल। आई मैंने जान के नहीं किया, गलती से हो गया। बच्चे आदतन झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से, टीचर से या किसी और से बार बार झूठ बोलने लगे या बातें छुपाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो किसी डर का सामना कर रहा है और उसे मदद की जरूरत है। मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा रोड में रहने वाली दो मासूम बच्चियां जो कुछ समय पहले तक दूसरी आम बच्चियों की तरह ही थीं, लेकिन उसकी परवाह करके उसकी वजह जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। और मौसी चीनू आए कहाँ? नहीं तो काम पे गई है। पर हुआ क्या? उस संडास जाने का था। पर चीनू तो अभी नहीं आई है बेटा। चीनू संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही, पहले भी पूछ के गई थी। अरे लेकिन मैं तो काम से लौटते वक्त हो आई। चली जाना, पास में है। चलना चीनू, ऐसा काहे करते, चलना। क्या यार, अभी दोबारा थोड़ी ना जाऊंगी। चली जा, इधर ही है। हाँ पर चलना, कल शाम को मिलते हैं। बाय। चलना ओ चीनू। ए बेटा क्या हुआ? ए बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ए बेटा उठ उठ बच्चे। ए उठो। पन्ना, ए पन्ना, अरे उठ की। पन्ना, अरे ए पन्ना उठ की। मेरा पिलिया, उठ पन्ना जल्दी उठ। अरे उठ ना। क्या हुआ है? क्या हुआ है? सूरज निकल के उठती नहीं है। क्या किए? क्या है? 15 साल की घोड़ी हो गया, बिस्तर गीला करती है। 10 कदम की दूरी पर संडास है, जा नहीं सकती थी? हाँ बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को। चल निकल यहाँ से। अरे 10-10 घर का झाड़ू कटका करना होता है मेरे को। 1 मिनट की भी देरी होती है ना तो बूमा बूम मचा देते हैं। अब ये साफ करती बैठू कि उधर जाऊं? बोल। मैं करेगी, यही जा तू। हाँ तू करेगी, ताकि आज की भी छुट्टी हो, है ना? कल भी खड़ा क्या था तूने? अगर ऐसी करती रही ना तो निकाल देंगे तेरे को काम से। चल जा, मैं करती है। मैं करेगी ना आई। मैं कर लूंगी, तू जा यहाँ से। निक, चल निक। डॉक्टर साहब, आप कैसी तबीयत है इसकी? देखिए चोटें काफ़ी गहरी है। ऐसा लगता है कि किसी कार या दूसरे किसी व्हीकल ने टक्कर मारी है। ये शायद वहाँ काफ़ी देर तक पड़ी रही होगी क्योंकि खून काफ़ी बह चुका है और बदन पे खरोच के निशान काफ़ी है, कुछ 2 या 3 दिन पुराने। ठीक है, जैसे ही होश में आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर सर। थैंक यू। जिस जगह तुम्हें लड़की मिली थी वहाँ हमें वापस जाना चाहिए। सर हाँ रुको 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 रुको, ठंडा हो जाएगा। रुको 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 रुको, चलो चलो पकड़ लिया मैंने। अभी आओ, चलो 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 टीवी देखेंगे।
अरे मेरा बच्चा क्या हुआ? ओ देखो, इसको खाना जल्दी जल्दी खिला देना और बाद में बर्तन भी निपटा लेना। एक बाबा आकर आ। पता करो लड़की इसी एरिया की थी कि कहीं और की? सर सर इस आदमी ने उस दिन रात को कुछ देखा था। क्या देखा था? कल मेरा ओवर टाइम था साहब, लौटते लौटते 1 बज गया था। बड़ी सी गाड़ी थी साहब, बहुत फास्ट थी, इसलिए नंबर नहीं देख पाए। तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब। उस लड़की को हॉस्पिटल तो लेके जा सकता था ना? डर गया था साहब। तेरी अपनी बेटी होती तब भी डर जाता क्या? तो उस लड़की को यहाँ आसपास कोई नहीं जानता। इसका मतलब लड़की इस एरिया की थी नहीं, पर रात गए वो यहाँ अकेली क्या कर रही थी? सर यहाँ एक ATM है, शायद उसकी CCTV फुटेज में वो गाड़ी दिखी हो। चलो। पन्ना, तूने मेरे कॉम्पैक्ट को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, ये सब करती है तू मेरे पीठ पीछे घर में? दरवाजा खोले, खोले दरवाजा, माफ कर दीजिए हमें। बोलिए। मेरी आगे रोती है। आए मैंने चोरी नहीं किया। अगर बिल्डिंग में किसी को पता चला ना तो कोई मेरे को काम नहीं देगा। अरे कितने खर्चे हैं मेरी जान पर, खोली का किराया, राशन पानी, मुन्ने का दूध कहाँ से लाएगी मैं? कब तक करेगी अकेली? आए मैं चोरी नहीं करी। आराम करो, जस्ट रिलैक्स। कब वो शायद जब मैंने आपको कॉल किया उसके 10 मिनट पहले सर। एक्सक्यूज मी। क्या नाम है आपका बेटा? तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इतनी रात को तुम अकेले क्या कर रही थी? देखो बेटा, लो बेटा दवाई खा लो। ऐसा नहीं करते बेटा, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? लो बेटा खा लो। क्या हुआ? शांत हो जाओ बेटा, हम आपके साथ हैं। मुझे जाना है। आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे को जाना है। हम है ना यहाँ बेटा, आपके साथ हैं। कूल डाउन। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी वो ये बताने को तैयार नहीं थी कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या था। पन्ना, वो शिंदे मेम साहब से बात कर ली है मैंने तेरे लिए। आया चाहिए उनको, अभी जाकर मिल ले और अच्छे से काम समझ लेना, समझी? आई मैं चाहती हूँ चीनू आ जाए बस काम से, उसके साथ चली जाऊंगी। क्यों? तेरे अकेले को कोई खा जाएगा? हाँ, किसी और को रखाई ना तो ये काम भी जाएगा हाथ से। चल निकल अभी। जाते कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ चल अभी आते चीनू को मैं चीनू को आने दे। चीनू चल। अरे पन्ना, कैसी है तू? अरे मुझे बहुत बुरा लगा जब विनीता ने बताया तुझे काम से निकाल दिया, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। वैसे तुझे आर्यन बहुत मिस करता है, मैं तेरे लिए बात करता हूँ विनीता से। अरे पन्ना, दोबारा रख ले। पहले तो खुद साथ चलने को बोली, फिर अकेले चल दी। बेटा आर्यन, दीदी को बाय बोलो। बाय दीदी। बाय। चलो। कौन है ये? सर उस लड़की का पता चल गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। सर पासी के स्लम में रहती है, उर्वी नाम है उसका। उस गाड़ी का पता लगा? सर उस ATM की CCTV फुटेज चेक की है, उस आदमी ने जो गाड़ी की डिटेल दी थी उससे मिलती जुलती एक गाड़ी दिखाई दे रही है उसमें। एक काम करो, उस गाड़ी को ट्रेस करो
और पता लगाओ वो गाड़ी किसके नाम पर है। सर मुझे बहुत डर लगता है चीनू। किससे? भूत से लगता है क्या डर? अच्छा मेरी बिल्डिंग आ गई है, मैं जा रही हूँ। तुझे पता है ना मेरा सेठ चिल्लाएगा यार। चीनू रुक जाना, मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? सामने जाना है तुझको। चीनू ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तुम्हें को छोड़ दे, वापस आ जाना बस। समझना। चीनू मेरे कोई नहीं सुनता, मुझे तो समझना भी नहीं है, मैं किसे बताऊं? पूर्वी, मेरी बच्ची काय झालं तुला? पूर्वी किधर गई थी तू? हाथ में लगाना मुझे। मैं काय बोलते? पूर्वी, मैं तेरी आई और ये तेरे बाबा। पूर्वी काय? मुझे क्या कर रही हो? जब से ये होश में आई है, किसी के भी करीब आने पर ये ऐसे ही बिहेव करती है। समझ नहीं आता क्यों। सब कैसा एक्सीडेंट हुआ मेरी बच्ची का, और वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? वही हम भी जानना चाह रहे हैं कि वो इतनी डरी और इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि जिस जगह से वो मिली है वहां से आपका घर 20 मिनट दूर है। फिर वो वहां अकेली क्यों गई होगी? क्या वजह हो सकती है? मालूम नहीं सब। उस रात तो वो हमारे साथ ही सोई थी, फिर रात को उसको टॉयलेट जाना था तो वो करने को गई। घर में? नहीं साहब, झोपड़पट्टी में रहते हैं हम लोग, वहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, सभी बाहर ही जाते हैं साहब। पूर्वी भी गई थी साहब, उसके बाद वापस नहीं लौटी। ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ है साहब। लेकिन उसके शरीर पर कुछ खरोच के निशान मिले हैं, कैसे लगे होंगे? मालूम नहीं साहब, खेलते वक्त लग गया होगा। क्या वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसा आप कर रही है? नहीं साहब, पहले ऐसा नहीं था, इतना जास्ती गुस्सा नहीं आता था उसको, लेकिन जिस दिन वो गायब हुई उसके कुछ दिन पहले से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। वो अजीब सी हरकतें मतलब? बहुत डरी डरी रहने लगी थी। उस रात को भी जब बाबा लाइट कशाला बंद केली? लाइट चालू ही रहने दो। का? क्यों नहीं करनी लाइट बंद? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? देख उर्वी, तेरा बहुत नाटक होते जा। चल सो जा चुपचाप। मैंने कहा ना एक बार लाइट नहीं बंद करनी। भेड़ी सा लिया है इसका, इसे लाइट चालू रख के कैसे सोएंगे? सर का तो मिमी कर। अरे मैंने बोला ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे पहले तो कभी तुझे डर नहीं लगा, फिर आज अचानक से कैसे डर लगने लगा? वो सब मुझे नहीं मालूम, पर लाइट चालू रहेगी तो चालू रहेगी। हाँ बाबा चिल्ला मत, चालू रखते हैं लाइट। तो सोएगी तो सही। हाँ हाँ तो सो जा। तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, और अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो डरने लगी और घर से निकलकर स्टेशन रोड क्यों और कैसे पहुंची? कहीं उसे कोई जबरदस्ती तो नहीं ले गया? पन्ना, ए पन्ना, अरे उगड़ की पन्ना, पन्ना। सर सुंदरनगर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्या? सुंदरनगर? ये तो वही स्लम है ना जहाँ उर्वी रहती है? जी सर। चलो।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पूछताछ करो। सर आप बता सकती हैं ऐसा इसने क्यों किया? नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं पता। दो डरी हुई लड़कियां, उनके डर ने उनके पूरे व्यवहार, उनकी पूरी शख्सियत को इस कदर बदल कर रख दिया था कि उनके अपने परिवार वालों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये उनकी बेटियां हैं। इस डर की वजह उन लड़कियों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि आज से पहले किसी ने ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की थी। दिल में डर पैदा करने के लिए कोई एक घटना या हादसा ही काफ़ी होता है, लेकिन यही समय होता है जब उसे दिल से निकाला भी जा सकता है। लेकिन एक बार ये डर दिल में अपनी जड़ें जमा ले तो इसे दिल से निकालना या इसके असर को ख़त्म कर पाना नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। और इसी मुश्किल का सामना इस वक्त पुलिस को करना पड़ रहा था। डर की शिकार इन दो बच्चियों में से एक अपनी जान दे चुकी थी और जो जिंदा थी उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने डर की वजह बता सके। लेकिन पुलिस ने इस मुश्किल को एक चुनौती की तरह लिया और आखिरकार उनके हाथ एक सुराग लगा जो इस मामले को पूरी तरह से खोल तो नहीं सकता था, लेकिन इस पर थोड़ी रोशनी जरूर डाल सकता था। सर सर जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। बॉडी पर किसी के काटने का निशान मिले। रेप तो हुआ नहीं, तो बदन पर निशान आए कहां से? मेरे को नहीं पता साहिब, कैसे पड़े वो निशान। आपकी बेटी थी ना, आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसका कोई दोस्त है जिससे वो मिलती जुलती हो, जैसे कोई लड़का या लड़की? हाँ साहब, पास वाली खोली में एक लड़की रहती है, चीनू। वो हमेशा उसके साथ रहती थी साहब। बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी कुछ दिनों से। कहीं भी जाती थी तो मेरे को साथ बुलाती थी, किधर भी अकेली नहीं जाती थी। चीनू संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही। किस बात से वो डरने लगी थी? ऐसा कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ एक दिन अपने सेठ के साथ खड़ी थी तब भी डर रही थी। सेठ? कौन सेठ? पहले वो उन्हीं के घर पर काम करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बीवी ने उसको काम से निकाला था। उसका एड्रेस पता है तुम्हें? हाँ सर, उस सीसीटीवी वाली कार का पता चल गया। ये रहा डिटेल्स। यही है ना? हाँ सर, ये एड्रेस है। क्या हुआ सर? अरे मेरी बात तो सुनिए। जी हाँ, मैं मिला था उससे उस दिन। अच्छी लड़की थी वो। विनीता ने जब उसे निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो उसे अच्छे से ट्रीट करता था। विनीता को लगता था कि मैं उस पर चांस मार रहा हूँ। तनुज और पन्ना, तू एक ही जगह पे पोछा लगाएगी? जा चल उधर काम कर। इसी बात का बहाना लेके उसे निकाल दिया। कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी, कोई आइडिया है क्या वजह हो सकती है? नो आइडिया सर, मुझे भी ऐसा लगा कि वो डरी हुई है, लेकिन मैंने उसे कुछ पूछा नहीं और ना ही उसने कुछ बताया। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। उस रात मैं अपने फ्रेंड की पार्टी से आ रहा था और सर मैं शराब के नशे में था सर, तो मैं गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया सर। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। शराब पी के गाड़ी चलाता है, अगर वो मर जाती तो मर्डर का चार्ज लगता तुझ पे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर प्लीज। सॉरी सर सॉरी। एक ही एरिया में रहने वाली एक ही उम्र की दो लड़कियां और दोनों के बदन पर काटने और खरोच के निशान मिलते हैं। एक सुसाइड कर लेती है और एक का एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की डर की वजह एक ही हो? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। रीतू! 11, 12, रीतू! 14। बहुत अंधेरा हो गया, चलो मेरे साथ घर पे, चलो चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी।
जो बच्चे अपनी आई की बात नहीं मानते उसे अंधेर वाला बाबा पकड़ के लेके जाता है। तुम्हें जाना है उसके साथ? मुझे खेलना है आई। बेटा चलो, मैं तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई हूँ। हाँ मुझे खेलना हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी वो मुझे खेलना आले आज जल्दी आ गए। हाँ पानी लेके आना। अभी लेकर आई। बाबा अरे गुड़िया आजा आजा मेरी गुड़िया आजा। आज क्या की मेरी गुड़िया ने? स्कूल में पढ़ाई किया। वेरी गुड। और क्या किया? आज पता है टीचर ने मुझे मेरे हैंडराइटिंग के लिए 5 स्टार दिए। ओ हो टीचर ने दिया 5 स्टार। अभी पापा क्या देंगे पापा देंगे रितु रितु बाबा थके हुए, त्यांना आराम करू दे। तू जाके होमवर्क कर जा। रुक क्या उधर जाके होमवर्क कर? पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, फिर घर में आके इसके साथ खेल के बहुत एनर्जी मिल जाती है ना? पानी पी पानी। और देखना मेरी रितु बड़ी होके डॉक्टर के वकील। डॉक्टर देखा? अरे बहुत होशियार है मेरी बेटी, है ना? साहब किधर है? वो इधर। नमस्ते साहब। नमस्ते। वो एक कंप्लेंट लिखानी। बोलिए। वो लड़की जिसने फांसी लगाई है ना, उसकी माँ के खिलाफ। पन्ना की माँ के खिलाफ? जी। क्यों? क्या किया उसने? साहब वो उधर एक मेरी किराने की छोटी सी दुकान है। 3 महीने से राशन का पैसा बाकी था मेरा उसमें। कब से आजकल कह के टहला रही थी और अभी मेरा पैसा लेके भाग गई। भाग गई मतलब? कहाँ गई? अब वो तो मेरे को नहीं पता साहब। उसकी खोली पे भी गया था, वहाँ भी नहीं थी वो, और उसका सामान भी नहीं था कुछ। अपने बच्चे को लेकर किधर तो गई है वो। पूरे 2000 बाकी हैं सर। ठीक है मैं देखता हूँ। नमस्ते। हेलो सर। मैं काहे को भागेगी साहेब? मी माझ्या बहिणीच्या घरी गेलेली होती साहेब। इतना सब कुछ होने के बाद उस खोली में अकेले रहने को नहीं हुआ साहेब। इस करके मैं अपनी अच्छा, लेकिन तुम तो अपने सारे काम छोड़ चुकी हो और तुम्हारे घर पर भी कोई सामान नहीं मिला। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। देखो हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्जी से अपनी जान नहीं ली है। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर मजबूरी है। जो तुम्हें पता है वो हमें बता दो। मैंने पहले ही कहा साहब आपको कि मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो या हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सीधा जेल जाओगी। एक बच्ची को तो तुम खो चुकी हो, कम से कम अपने दूसरे बच्चे का तो ख्याल करो। जानती है साहब, मैं सब कुछ जानती है साहब। वो मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी मेरे को। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? भाई मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि एक अंकल मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे डराते हैं, इधर उधर हाथ लाता। वो काली स्कूटर पर आते हैं, वो बहुत गंदे हैं। बाबा टिफिन घर पे बुलाई थी तू। ओह ले। थैंक यू। बाय बाय बाय।
पहला तो कभी कभी होता, अब तो हर शनिवार का हो गया है तुम्हारा। चिक चिक मत कर रही, चिक चिक मत कर। हफ्ते में एक बार आराम से एंजॉय करता हूँ, फिर भी जा भजिया बना 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 भजिया, तीखे वाले भजी बना। खाना खा रही थी, मैं गिराता हूँ। चल आजा, संभाल के बैठ। अरे भजिया बना ना, क्या कर, जल्दी जा। सर सुंदरनगर में काले रंग की स्कूटी मिली है। वो स्कूटी जिस आदमी की है उसका नाम रमेश है। ये रही उसकी डिटेल्स। रमेश, बंद करो सब, समझ में नहीं आता तेरे को? मना किया था ना मैं। क्या चल रहा है सब? और तू क्या कर रहा है इधर? चल अंदर जा। कितनी बार बोलने का तेरे को? नाचने बीचने का नहीं, कितनी बार बोला? खाली टाइम में पढ़ाई करने का, समझ में आया? चल चल खड़े इधर एक टांग पे, चल। और सुन, आज रात को खाना नहीं देगी तू उसको, ये इसकी सजा है। पढ़ाई तो करती है ना ये। कब बस न तेरे को भी खड़ा करेगा मैं उधर। और मैं क्या चल रहा समझता नहीं तेरे को? काय करता है? चल जा अंदर। कौन है रे? रमेश काले हो येऊन चला याला. काय झाला काय साहेब? अरे सांगा की साहेब झाला काय? साहेब मैं कुछ नहीं कहता। मेरी बात सुनो साहब, मारने का काय को? अभी मारना शुरू कर दिया तेरे को. अभी तो सिर्फ ये दिखा रहे कि मार ऐसी होती है. देख रहे पहचानता है? लड़कियों को धमकाने का तुझे बहुत शौक है ना? नहीं मैं नहीं जानता इनको कौन है ये. असली क्रिमिनल मिला नहीं बोल के मेरे को बकरा बना रहे क्या तुम लोग? बलि का कुछ भी झूठा मूठा इल्जाम लगा रहे मेरे पे. कुछ सबूत है क्या तुम्हारे पास? देखो साहब, मैं अपने एरिया के यूनियन का लीडर है. इतना कानून मेरे को भी समझ में गिरता है साहब कि बगैर सबूत के मेरे को अंदर नहीं रख सकते आप लोग. अभी मेरे को बाहर निकालो तो पूरा झोपड़पट्टी इधर आएगा. अब तेरे पे डायरेक्ट ठीक है. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पुलिस को 13 साल की पन्ना के सुसाइड नोट में एक काले रंग की स्कूटी का जिक्र मिला था. देखा जाए तो एक बड़ा इशारा था, लेकिन बिना स्कूटी के मालिक के नाम के या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के यह इशारा दिशाहीन था. नमेश के पास भी काली स्कूटी थी और वो भी उसी इलाके में रहता था जहां ये लड़कियां रहती थी. इस नाते वो पुलिस की नजरों में सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं था जो उसके इस मामले में शामिल होने की पुष्टि कर पाता. अकेली उर्वी थी जो मुजरिम को पहचान सकती थी, लेकिन वो कोमा में थी. तो कौन था ये मुजरिम? नमेश ही था या कोई और वो जो भी था वो ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से लड़कियां बुरी तरह से डरी हुई थी, दहशत में थी. पुलिस के लिए मामला एक अनोखा मामला बन गया था, जहां उन्हें सिर्फ मुजरिम का ही नहीं बल्कि जुर्म का भी पता लगाना था. सब कुछ धुंधला था. अगर कुछ था जो साफ था तो वो था सिर्फ डर. भाभी, आपने मेरी बेटी रितु को देखा? नहीं. दादा, आपने रितु को देखा? मुझे कुछ पता नहीं है. ये बच्ची को देखा आपने प्लीज? नहीं. मेरी रितु कहाँ गई होगी?
जल्दी आ जाओ। हाँ। बच्चे यहाँ पर है। हाँ मैं अभी आती हूँ। मेरे बच्चे क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बच्ची के साथ रेप हुआ। क्या? जी। लोगों को हमारे साथ चलना होगा कुछ सवालों के जवाब के लिए। किसी पर शक है तुम्हें? जब डॉक्टर ने तुम्हें खबर दी तो तुमने अपने पति की तरफ बड़ी अजीब नजर से देखा था। इस बात से उसका कुछ लेना देना है? अगर चुप रहोगी तो हम तुम्हारी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। साहब, वो जैसे मेरी बेटी को हात लगाता था मला ते नाही आवडायचं साहेब। माझ्या मनाला खूप लागायचं ते। और आज वो कौन? गोविंद? मेरी बेटी है साहब। वो हाथ लगाता था तो क्या हुआ? बहुत प्यार करता हूं साहब अपनी बेटी से। वो मेरी बीवी है साहब, गवार है साहब। वो पता नहीं क्या सोचते रहती है साहब। वो मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, आप जा सकते हो। एक काम करो, इसका डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। सर जहाँ से लड़की मिली वहाँ आसपास पूछताछ करने से मालूम पड़ा कि वहाँ ब्लैक स्कूटी देखा गया था। ब्लैक स्कूटी? एक काम करो, उसे दोबारा उठा कर लेकर आओ। सर शेतू, अरे तो बाबा तो ठीक हो जाएगी नहीं तू? एक्सक्यूज मी, आप कैसे हो बेटा? आप पहचानती हो उन्हें? अरे तो इधर ही खड़ा था। ठीक है, ओके। सर सर नमेश और गोविंद की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर ये देखिए, गोविंद का डीएनए रितु के बॉडी में मिले डीएनए से मैच नहीं करता, लेकिन नमेश के डीएनए की कुछ और ही कहानी है सर। मैं आपकी बात मान सकता है, शुरू से ही वो टेढ़े लाइन का था। वो मैं इसको थोड़ा टाइट करके रखता था कि कोई गलत लाइन ना पकड़ ले, लेकिन वही हुआ। वो जिधर काम करता था उधर एक बच्चे ने कंप्लेंट किया उसके खिलाफ। उसने उसके साथ कोई गलत हरकत की थी। मैं कभी भरोसा नहीं किया उसके बाद उस पर, हमेशा अपनी बच्ची को बचा के रखा उससे। तुमने अपनी बच्ची को तो बचा लिया, पर उसको खुला छोड़ दिया। अगर उसी वक्त तुमने पुलिस कंप्लेंट किया होता तो इतनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इस वक्त कहाँ मिलेगा? ऐसे तो तेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी बोल, क्यों किया तू ये सब? हाँ? क्यों किया? बताता हूँ। चल बोल। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ साहब। मेरा भाई हिटलर के माफिक था। उसके सामने मेरा कोई रौब नहीं चलता था। इज्जत आबरू काय है कि नहीं? गलत है तुला काय? चल निघ,
इसीलिए मैं उन छोकरी लोगों के ऊपर जोर चलाता था। ए पन्ना, तेरी आई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में डाला। हाँ कर रही है। लेकिन आपको, अरे मैं तेरी आई का रिश्तेदार हूँ, बैठ जल्दी बैठ। अरे बैठ, सोच क्या रही है, बैठ जल्दी। ये तूने उर्वी को शिकार बनाया है, हाँ? है ना? हाँ साहब, बड़ी मुश्किल से हाथ आई। कभी भी अकेली घर से निकलती नहीं थी, लेकिन मैं भी ताक लगाए बैठा था और एक दिन मुझे मौका मिला। अपने रितु, हाँ? रितु, 2 लड़कियों के साथ तूने रेप नहीं किया, लेकिन इसके साथ क्यों किया? हाँ? क्यों किया बोल? मैं तो पहले वालों के साथ भी था, लेकिन डरता था कहीं ये छोकरी लोग किसी को बता ना दे। लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला, मेरा डर निकल गया। फिर मैंने इसको उठाया। सब तैयार हैं? तो ठीक हो जाएगी रितु। मुझे पहली बार ताकत का एहसास हुआ। ताकत का एहसास हुआ तेरे को? हाँ? तेरे को मालूम है उन बच्चियों के साथ तूने क्या किया है? हाँ? उसको लेकर उन्हें जीना पड़ेगा। हाँ? मालूम है तेरे को? तोड़ हाला, चमड़ी उधर दे इसकी। इस कहानी से एक और सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि कभी भी किसी व्यक्ति के अपीयरेंस यानी कि उसके बाहरी रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए। अपने बिगड़े हुए और डरावने चेहरे की वजह से नमेश लोगों की शक की नजरों में था, लेकिन गुनहगार निकला उसका भाई अरविंद, जो कि देखने में बिल्कुल सामान्य था। इस तरह की गंदी सोच या मानसिक विकृति से ग्रसित लोगों के सींग नहीं होते कि उन्हें आसानी से देखकर पहचाना जा सके। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पहले समझें, उसे जानने की कोशिश करें, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही उसे अपने परिवार या अपने बच्चों के करीब आने की इजाजत दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।